हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपना नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, दिनचर्या के बारे में, जिसमें अपन बताने जा रहे हैं कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल। अगर किसी आदमी अगर पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाता है, लेकिन लाइफ स्टाइल है उसको अपन खरीद नहीं सकते, कमा नहीं सकते, तो उसको अपन जी सकते हैं खुल के। तो उसको जीने के लिए अपने क्या, अपनी दिनचर्या को अपनाना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। तो दिनचर्या में आता है कि अपने सुबह से लेके शाम तक क्या करना चाहिए, जैसे कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, यही अपना दिनचर्या के अंतर्गत आता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सुबह के समय अपने को कब उठना चाहिए। मुख्य रूप से सभी शास्त्रों में यही बताया गया है कि हमें सुबह 4 बजे के समय उठ जाना चाहिए, क्योंकि 4 बजे बिस्तर छोड़ने से ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय हमारे आसपास जो भी एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है, तथा इस समय उठने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, बलवान शरीर बनता है। इसी के साथ साथ बात करते हैं कि सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद में अपने को क्या करना चाहिए। 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद में हमें सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रब करो और अपने सामने रखिए। सबसे पहले अपने खुद के हाथों के दर्शन करिए, और आप हो सके तो एक मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। कराग्रे वस्य लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे बोलते अपने दोनों हाथ को खोलना है और रब करना है, और अपने चेहरे पे मसाज करनी हल्के एक बार, और आगे का अपना कार्य शुरू करना है। इसी के साथ साथ अपन फिर उसके बाद में दैनिक क्रियाओं पर आते हैं। जैसे उठने के बाद सबसे पहले आप क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी पीना है। क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा, गुनगुना पीने से, क्योंकि इससे अपना डाइजेशन सिस्टम है, जो अपन शाम को खाना खाया वो अच्छी तरह से पच जाता है। पचने से क्या होता है, अपना मल का विसर्जन होता है, वो पूर्ण रूप से हो जाता है। इसलिए अपन गुनगुना पानी पीते हैं। इसी के साथ साथ सुबह गुनगुना पानी पीने के बाद में अपने मल का विसर्जन करना चाहिए। मल विसर्जन होने के बाद में दोनों हाथों को अच्छे से साफ करके उसके बाद में अपने को क्या करना है, नेत्र प्रक्षालन करना है, मतलब आँखों को धोना है, चेहरे को धोना है। अब क्या बताया गया कि अपन चेहरे को किस प्रकार से पानी से यूज करना चाहिए, कैसे धोना चाहिए। तो सबसे पहले शीतल जल, आँखों के लिए शीतल जल सबसे अच्छा बताया गया है। ठंडे पानी से अपने को क्या करना चाहिए, चेहरे को धोना चाहिए, आंखों को धोना चाहिए। अगर आपके पास त्रिफला चूर्ण है तो उसको सबसे पहले, वो और भी अच्छा है। अगर नेत्र प्रक्षालन कर रहे हो तो आप त्रिफला के पानी से भी धो सकते हो। उससे क्या है, आपकी आंखों की ज्योति बनी रहेगी, आंखों की चमक अच्छी रहेगी, आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पॉजिटिव आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि किस प्रकार, अब वो लोग पूछते हैं कि त्रिफला का यूज किस प्रकार करना है अपने को। त्रिफला को सबसे पहले क्या करना है, लगभग 1 लीटर का आपको मिट्टी का कलश लेना है, उसको शीतल जल से भरना है, उसमें 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को डालना है, और रात को पूरी रात उसको रख देना है। सुबह उठते ही उस पानी को छान के उससे आप नेत्र पे प्रक्षालन, छींटे दे के या अपन धोते हैं उस प्रकार से साफ कर सकते हैं। इसे नेत्र प्रक्षालन करते हैं। अपनी नेक्स्ट, जैसे नेत्र प्रक्षालन कर लिया अपन ने, नेत्र प्रक्षालन के बाद में आता है दंत धावन। दंत धावन मतलब अपन अपनी भाषा में बोलते हैं मंजन करना। अब मैं मंजन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ कि अपने नीम हो गया, खदीर हो गई, बबूल हो गया, करंज हो गई, इनकी दातुन करो। आजकल क्या आर्टिफिशियल जो दातुन आती है, बोला कोलगेट कर रहे हैं, फला वो है, दूसरी है क्लोजअप है, लाल मंजन, दंत मंजन, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर आप प्रकृति की ओर जा रहे हो तो आपके पास नीम है, नीम सबसे बेस्ट चीज़ है, नीम की दातुन करिए। अब नीम की दातुन करने के लिए अपने को क्या, किस प्रकार से, कितनी बड़ी दातुन होनी चाहिए, उसकी मोटाई कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी अपने पास सामने पेश करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो नीम की दातुन लेते हैं वो टहनी जिसकी लंबाई होती है कम से कम 12 अंगुल बड़ी होनी चाहिए। दातुन की जो लंबाई होती है वो कम से कम 12 अंगुल होनी चाहिए। इसके साथ साथ अपन मोटाई की बात करें तो मोटाई उस दातुन की अपनी कनिष्क का जो अंगुली होती है, छोटी अंगुली होती है, उसकी मोटाई के बराबर अपन दातुन तोड़ सकते हैं या ले सकते हैं।
अब बात आती है कि दातुन किस पेड़ से तोड़ना चाहिए, कैसा पेड़ होना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप दातुन कौन सी ले रहे हो, कहाँ से तोड़ रहे हो। दातुन जो पेड़ उगा हुआ है वो एक स्वच्छ भूमि में उगा हुआ होना चाहिए, मतलब अच्छी भूमि होनी चाहिए जिसमें वो पनपा हो पेड़, क्योंकि उसके गुण उसमें विद्यमान होते हैं। इसके साथ साथ जो अपन दातुन यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन होना चाहिए, तथा वहाँ के जो वातावरण है वहाँ की, क्योंकि इस चीज़ क्या है, पॉजिटिविटी, आपकी जो आसपास की पॉजिटिविटी है वो हर चीज़ में विद्यमान होती है। इसलिए अपने को जो दातुन तोड़ रहे हैं वो भी एक अच्छे स्वच्छ वातावरण से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन गंदी जगह में पेड़ है, नाली में पेड़ है या कोई और जगह पे जिसमें पेड़ उगा हुआ है वहाँ पे से नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ अपन दातुन करते हैं तो दातुन करते समय हमेशा किस प्रकार से दातुन करना चाहिए, साइड में दातुन नहीं, अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ अपन दातुन को कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अपने दांतों की शेप होती है उसी प्रकार से अपन दातुन करना चाहिए। और जैसे नीम की दातुन आयुर्वेद के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि इसमें एक तो बैक्टीरियल एंटीवायरस के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि अपने मसूड़ों के रोगों से अपने को दूर रखता है, अपने मसूड़ों को मजबूत बनाता है, तथा जो भी दांतों से संबंधित रोग होते हैं, पायरिया वगैरह, दांत हिलना, मसूड़े का कमज़ोर होना, खून का आना, इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है। इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं कि क्या हर मौसम में अपने को नीम की ही दातुन करें, नहीं, मौसम के अकॉर्डिंग अपने को दातुन चेंज करना चाहिए। अलग अलग मौसम में अपन अलग अलग और अलग अलग प्रकृति के अनुसार दातुन का चयन कर सकते हैं। इसीलिए अपन प्रकृति के अनुसार और मौसम के अनुसार भी दातुन का चयन करना चाहिए। अब जैसे अपन सुबह उठने के बाद में नेत्र प्रक्षालन करते हैं, कुंजल करते हैं, या फिर इसके बाद में अपन करते हैं अंजन क्रिया, कि अपन मुख प्रक्षालन और नेत्र प्रक्षालन कर लिया तो आँखों की सुरक्षा के लिए अपन क्या करते हैं, काजल लगाते हैं। तो काजल लगाने में ये चीज़ होता है कि काजल से हमारी आँखों की ज्योति, किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को अपन क्या आसानी से देख सकते हैं, तथा कंडू जो रोग होता है आँखों में उससे बच सकते हैं, आँखों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, अंजन को धारण करना चाहिए। किसमें, आँखों में अंजन धारण करना चाहिए। ये एक आयुर्वेद का भिन्न पार्ट है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ अपने को क्या है, दिनचर्या में अपने कर्म वाइज जो चीज़ करते हैं प्रतिदिन अपने को क्या करना चाहिए, अंजन का धारण करना चाहिए। आपने देखा होगा कि सबसे प्रिय स्त्रियाँ का स्वभाग बताया गया काजल लगाने को, लेकिन पुरुषों को भी अंजन धारण करना चाहिए। अंजन क्या करता है, अपन आँखों में काजल डालते हैं तो काजल क्या करेगी, अपनी आँखों की सुरक्षा रखती है तथा अपनी ज्योति को बढ़ाने का कार्य करती, ज्योति को कम नहीं होने देती। इसके साथ साथ आँखों की बीमारियां जैसे कंडू जिसको अपन बोलते हैं खुजली का होना, आँखों में खुजली चलती है, उसको पानी का आना, आँखों का कमज़ोर हो जाना, इनसे बचाती है तथा उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो अपने को अच्छा अंजन अगर आप घर पे तैयार कर सकते हो तो घर पे तैयार किया हुआ अंजन धारण करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं नस्यकर्म की। किसकी, नस्यकर्म। नस्यकर्म क्या होता है, अपन जैसे आँखों की सफाई कर ली, मुख की प्रसारण की कर ली, इसके बाद में अपना आता है नाक, सेंसर ऑर्गन जिसे अपन बोलते हैं, तो इनकी भी सफाई करना ज़रूरी होता है। तो नाक की सफाई के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे इसमें नस्यकर्म करवाया जाता है। नस्यकर्म में या तो अपन देसी गाय के घी से नस्य करवा सकते हैं, या फिर छठ बिंदु तेल ले सकते हैं, या फिर अन्य जो नस्यकर्म के लिए तेल आते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो नस्यकर्म कैसे करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को अपन क्या करते हैं, सीधा लेटा के और उसकी नाक में या तो एक जैसे अपन पत्ती ले सकते हैं, पत्ती को आप तेल में या घी में भिगो के उसकी सीधा लेटा के और उसकी नाक में एक एक बूंद डाली जाती है। इस क्रिया को फिर डालने के बाद कुछ देर तक उसको रेस्ट करवाया जाता है, 10 से 15 मिनट तक सीधा लेटा रखते हैं। ये होता है नस्यकर्म। तो अपने को नित्य नस्यकर्म करना चाहिए, जिससे क्या है, आपका दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है, इसके साथ साथ आपकी जो आत्म शक्ति है वो जागृत होती है। तो अपने को नस्यकर्म भी करना चाहिए। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है धूम्रपान। तो धूम्रपान क्या होता है कि अपन जो आपका आसपास का वातावरण है उसको सुगंधित करने के लिए या साफ़ करने के लिए अपन धूम्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर के अंदर अपन एक धूप बत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगा के उससे चारों तरफ शुद्ध किया जाता है। उसी प्रकार से अपन प्रतिदिन अपने आसपास का जो घर का वातावरण है उसमें
धूम्रपान करवाना चाहिए, मतलब जो औषधि निर्मित धूप होती है उसका सेवन करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से अभिप्राय है कि आप सुबह उठ के अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, सबल बनाने के लिए, मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए, आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए अपने को नित्य योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे क्या आपके शारीरिक, मानसिक और आत्म शक्ति तीनों ही जागृत होती है। व्यायाम को अपन नित्य करते हैं, जैसे नॉर्मल किए जाने वाले आसन, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है अपने कर सकते हैं, एक्सरसाइज के रूप में आप व्यायाम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में एक्टिवनेस आती है तथा आपका जो पूरे दिन का वर्कआउट होता है वो अच्छे से होता है। इसलिए अपने को नित्य व्यायाम करना चाहिए। तो अपन बात करते हैं व्यायाम करने के बाद में अपनी बॉडी में क्या हो जाता है, पसीना वगैरह आ जाता है, तो अपने को क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए कि बॉडी की सफाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो अपने को स्नान करना चाहिए। स्नान का क्या होता है कि स्नान भी हमें ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार के जल से, शीतल जल, उष्ण जल स्नान कर सकते हैं। तो सबसे अपने ऋतु के अकॉर्डिंग स्नान में जल उपयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से अगर आप व्यायाम कर रहे हो तो व्यायाम करने के बाद में पसीना सुखाने के बाद ही आपको स्नान करना है, कम से कम आधे घंटे बाद में। क्योंकि अगर आप व्यायाम करके स्नान करते हो, आपकी बॉडी में क्या है, व्यायाम करने से गर्म हो जाती है, एनर्जी आ जाती है, इस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ था। और अगर आपने उस समय ठंडे पानी से स्नान कर लिया तो आपको साइड इफ़ेक्ट की जगह साइड इफ़ेक्ट भी मिल सकता है। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने को स्नान करना है तो रुक के स्नान करना है। कम से कम 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने का सबसे अच्छा तरीका कैसे होता है कि जैसे अपन बॉडी को सबसे पहले आपके हाथ और पैर को धोना चाहिए। जब आप स्नान करने चाहिए तो सबसे पहले क्या करते लोग, सिर पे पानी डालते। सिर पे नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले आपके दोनों पैरों को और हाथ को अच्छी तरह से पानी डाल के साफ़ करें। फिर उसके बाद में आप अपने चेस्ट वगैरह पार्ट है उसको धोइए और फिर अपने लास्ट में सिर को पानी डाल के सिर की सफाई करिए। तो अपने को नहाने के भी अलग अलग विधि से अपन स्नान करना चाहिए। और अगर आप खुले नदी या सरोवर में स्नान कर रहे हो तो उस समय भी आप वहाँ पे भी पहले अपन धीरे धीरे उतर के पानी में जाना चाहिए। उसके बाद ही पूरी बॉडी को पानी के संपर्क में लाना चाहिए। एक साथ पूरी बॉडी को आप संपर्क में नहीं लाना चाहिए। तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और स्नान करने के बाद में जैसे आप स्नान करते हो तो अच्छे कोमल वस्त्र से आपके पूरे शरीर को साफ करो। और जो आप वस्त्र यूज कर रहे हो वो एकदम स्वच्छ और कोमल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार्ड वस्त्र ले रहे हो या गंदा वस्त्र ले रहे हो तो आपका स्नान करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर आप गंदा वस्त्र यूज कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी पे बैक्टीरिया है, वायरस है, वो आ जाएंगे, तो आपका स्नान का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने को हमेशा स्नान करने के बाद और पहले स्वस्थ वस्त्र का धारण करना चाहिए। क्योंकि स्नान करने से पहले भी जैसे अपन वस्त्र होते हैं तो अपने वस्त्र को त्यागते हैं, तो उस पर क्या होता है, कीट वगैरह, उन वस्त्रों को वापस धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने स्नान करने के तुरंत बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ वस्त्र से ही साफ करें। और अपने जो वस्त्र होते हैं उसको नियमित खुद साफ करें। अब अपन और बोलना चाहते हैं कि जैसे अपन सर्दियों की बात करें तो मौसम के अकॉर्डिंग अपन कभी भी ज़्यादा गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ट्यूबवेल का पानी है तो उससे स्नान कर सकते हो, या ठंडा पानी से। हो सके पानी पियो गर्म और स्नान करो ठंडे पानी से। क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से स्नान करोगे तो आपकी बॉडी में एक अलग स्फूर्ति आती है, ताजगी बनी रहती है। उसके साथ आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जैसे आप कभी भी महसूस करना, सर्दियों में अगर आप ठंडे पानी से स्नान करोगे तो आपको सर्दी कम लगेगी, और गर्म पानी से आप स्नान करोगे तो आपको ठंड का एहसास ज़्यादा होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी ही जम जाए। नॉर्मल पानी होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हो, उस पानी से आप स्नान करना चाहिए। ज़्यादा गर्म से स्नान करने से आपकी त्वचा रूखापन आ जाता है, जिससे त्वचा फटने की संभावना रहती है। इसलिए ज़्यादा गर्म पानी से आपको स्नान नहीं करना चाहिए। हो सके तो आपका ट्यूबवेल का पानी सबसे बेस्ट बताया गया है। कुआं, नदी, इनका बहता जो पानी होता है वो भी गर्म होता है, वो भी नॉर्मल पानी होता है। बहता पानी जो होता है उसको अपन स्नान के रूप में यूज कर सकते हैं, उसमें नहा सकते हैं। क्योंकि ठहरा हुआ पानी होता है उसमें धीरे धीरे कीट पतंगे जमा होने लग जाती है। तो ठहरे पानी को कम यूज करना चाहिए और बहते पानी का यूज ज़्यादा करना चाहिए। या फिर जैसे अपन कुएं, ट्यूबवेल का पानी आता है, वो क्या होता है, उसमें ताज़ा पानी आता रहता है। अपन बोलते साधारण भाषा में बोलते सीर आती रहती है। तो जो सीर से पानी आता रहता है वो ताज़ा पानी होता है, वो गर्म होता है, इसलिए अपन उस पानी का यूज कर सकते हैं। तो जब अपन
स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद में अपने को क्या करना चाहिए, अभ्यंग। अपन अभ्यंग किस प्रकार से करना चाहिए कि मान लो अपन तेल यूज करते हैं, तो तेल यूज करते हैं तो अपने तेल को क्या होता है कि अपने चेहरे पे, बॉडी के प्रत्येक पार्ट पे अपने को तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने से क्या होता है, अपने शरीर की जो रूखापन है, मान लो आपने गर्म पानी से स्नान किया तो रुक्षपन आ जाता है, या फिर जैसे आपने जो कोई भी चीज़ अपशिष्ट पदार्थ जमी हुई थी वो बाहर निकल जाती है, तो अपनी त्वचा को मुलायम और स्वस्थ और उसको न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए अपन क्या करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने से क्या होता है, अपनी डेड सेल्स होती है वो नष्ट हो जाती है, नष्ट डेड सेल को बाहर निकालने में मदद करता है और नई सेल्स जो होती है उसको बनने में सहायता मिलती है। जब अभ्यंग करते हैं तो अभ्यंग अपन किसी विशेष आदमी से भी करवा सकते हैं, या अपनी खुद की मसाज खुद बैठ के अपने कोमल हाथों से सहज से, जैसे अपन मान लो सिर में तेल लगा रहे हैं तो सिर में तेल लगाने के बाद में अपने अंगुलियों से उसकी जड़ तक अपन मसाज करें, जिससे क्या है अपने को न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ अभ्यंग अपने हाथ की करनी है तो हाथ पे क्या होता है, जैसे अपने रोम होते हैं, मान लो ये रोम है तो रोम के विपरीत साइड से अपने को मसाज करनी चाहिए। जैसे तेल लगा रहे तो ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ऊपर की तरफ तेल को लगाना चाहिए, जिससे कि रोम के विपरीत साइड से आप लगाओगे उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। क्यों बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि जो तेल होता है वो जल्दी रोम छिद्रों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ अपने पूरे बॉडी पे अपन मसाज कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, और अभ्यंग में अपन अलग अलग प्रकार का तेल यूज कर सकते हैं, और घी की भी अपन मालिश कर सकते हैं बॉडी के ऊपर। सबसे अच्छी चीज़ होती है घी की मालिश करें तो बहुत अच्छा होता है। मुख्य रूप से छोटे बच्चों की मालिश करते हैं तो उसमें अपन घी की मालिश कर सकते हैं, या फिर जैतून के तेल की मालिश बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। अभ्यंग करने के बाद में अपने को क्या है, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। तो स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं तो अपने जो वस्त्र जो धारण कर रहे हैं अपन वो क्या होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। और दूसरी चीज़ अपनी बॉडी की ऋतु के अनुसार वस्त्र धारण से, जैसे सर्द ऋतु में गर्म वस्त्र धारण करें, ग्रीष्म ऋतु में सूती और पतले वस्त्र धारण करें, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी को हवा लग सके। तो वस्त्र जो धारण कर रहे हैं अपन स्वच्छ और साफ होने चाहिए, तथा बॉडी के चिपे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। टाइट वस्त्र अपने को धारण नहीं करना है, लूज होने चाहिए। जो वस्त्र आप धारण कर रहे हैं तो वो टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज वस्त्र होने चाहिए। इसी के साथ साथ बात करते हैं कि अपन वस्त्र धारण कर लिया, वस्त्र धारण करने के बाद में अपने पास आता है अनुलेपन, कि आप अपने इष्ट के अनुसार अपन चंदन का तिलक लेप कर सकते हैं, जैसे माथे पे चंदन लेप कर सकते हैं। स्त्रियां जो होती है वो मांग में सिंदूर डालती है, टिक्की लगाती है, अंजन करती है। ये सब चीज़ें क्या आपको जो अभ्यंग स्नान करने के बाद में ही सभी चीज़ें करनी है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि आपने अनुलेपन कर लिए। अनुलेपन की भी अलग अलग प्रकार से विधि होती है कि अपन किसी इष्ट के नाम से अपन तिलक करते हैं, या फिर जैसे कि अपन अपनी कुशी के लिए चंदन का लेप करते हैं, या अन्य किसी औषधि का लेप करते हैं, अपन लेप लगाते हैं। तो ये चीज़ें अपने को, या अपने रोगों से मुक्त करने के लिए भी, अपन त्वचा को में निखार लाने के लिए भी अपन नेचुरल रूप से तो अपन अनुलेपन कर सकते हैं। अनुलेपन करने के पश्चात व्यक्ति को क्या होता है, अपनी दैनिक क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे आहार विहार पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य रूप से व्यक्ति को हमेशा सात्विक आहार, जो आपकी बॉडी के लिए सात्विक आहार कौन सा होता है, वो आहार जो आपकी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, ताकत प्रदान करे, ऐसा आहार ही अपने को सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे अपन आहार ग्रहण करना चाहिए, तो आहार ग्रहण करने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी रूप से साफ करना चाहिए। हाथ साफ करके अपने इष्ट का नाम लेके और भोजन को धारण करें, ग्रहण करें। जैसे कि अपन बात करें तो गायत्री मंत्र का जाप करके अपन भोजन को धारण कर सकते हैं, खा ले सकते हैं, या आप किसी भी जिस इष्ट को मानते हो उसका नाम लेके अपन भोजन को, और बोले कि हमें ये दीर्घ आयु प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करे, ये चीज़ बोलते हुए अपने को उसके बाद में हाथ जोड़ के नमन करके और फिर भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय अपने को वार्तालाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वार्तालाप करने से क्या होता है, आपके भोजन के जो भी अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके कर्ण होते हैं वो आपके अटक सकते हैं, जो भी चीज़ हो सकती है जिससे आपको असुविधा हो सकती है। तो भोजन करते समय वार्तालाप निषेध बताया गया है, उसको करना चाहिए। कार्य करके आने के बाद में वही अपना नित्य कर्म वापस करें। नित्य कर्म करने के बाद में अपन संध्या के समय क्या होता है, संध्या वंदना करना चाहिए। संध्या वंदना में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जो भी अपना इष्ट है उसकी आराधना करनी चाहिए। मान लो आप किसी भी इष्ट, अपन लोग माँ गायत्री का जाप करते हैं, या फिर
अपने पूजनीय देवता को मानते हैं उसका प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए, नित्य करना चाहिए सुबह और शाम। इसके साथ साथ संध्या अपन शाम का जो आहार लेते हैं वो हल्का आहार लो और सात्विक आहार लो। आहार ये क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसके साथ साथ जब अपन शाम को सोते हैं तो सोने से पहले क्या करना चाहिए कि अपन ने आज दिन में क्या कार्य किया है, कौन सा कार्य अपना अभी अपूर्ण हुआ है, कल उठ के कौन सा कार्य करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का चिंतन करके ही अपने को सोना चाहिए। और अपनी प्री प्लानिंग जिसे अपन बोलते हैं वो कंप्लीट रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मन में ये चलता रहेगा कि अपने यार ये कार्य छूट गया, वो छूट गया, वो हो गया, तो अपने को नींद पूर्ण रूप से अपन नहीं ले पाते। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से नींद नहीं ले पाता तो आजकल आपको पता है स्ट्रेस, माइग्रेन से संबंधित बीमारियां हो गई, या तनाव हो गया, बीपी, शुगर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए क्या है कि व्यक्ति को शाम के सुबह 4 बजे तो बिस्तर त्याग कर देना चाहिए और 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 9 से 10 बजे के बाद में व्यक्ति को सोना चाहिए। और सोने का मतलब ये नहीं कि आप बार बार उठ रहे हो, ये कर रहे हो, पूर्ण नींद लेनी चाहिए आपको, अच्छी वाली नींद जिसे अपन बोलते हैं। तो रात को 9 से 10 बजे सो जाना चाहिए और बिस्तर सुबह 4 बजे उठ के त्याग देना चाहिए। ये अपना नियम होना चाहिए। अगर आपने नींद पूर्ण रूप से ली तो आपकी स्ट्रेस, माइग्रेन वगैरह की दिमाग की जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो। हम आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग दिनचर्या को फॉलो करो। दिनचर्या को फॉलो करोगे तो क्या होगा कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और आप क्या होगे, आपके शारीरिक मानसिक रूप से सबल बनोगे, मजबूत बनोगे। क्योंकि व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारस्य प्रशमनम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए तथा रोगी व्यक्ति की रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। यही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आप लोग भी दिनचर्या को फॉलो करें तथा इस वीडियो को सभी व्यक्तियों तक शेयर करें तथा हमारे वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि आप चैनल को फॉलो करोगे तो अपना जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।